नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। जिला उत्पाद विभाग गुप्त सूचना के आधार पर बोचा प्रखंड के कई गांव में छापेमारी कर 406 कार्टन शराब को किया जब्त। शहर के 3 फ्लाईओवर ब्रिज पर लगाए गए स्पाइरल लाइट विधिवत उद्घाटन मेयर और नगर विधायक ने किया। और जिला पुलिस की रफ्तार डिजिटल करने को लेकर एसएसपी ने सभी थानेदारों को दिया टैब। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। जिला उत्पाद विभाग की टीम ने बोचा प्रखंड के कई गांवों में छापेमारी कर 406 कार्टन विदेशी शराब को जब्त किया। वहीं सरैया पुलिस ने भी 1800 लीटर शराब को बरामद किया है। जिले में शराब कारोबारी नए हथकंडे अपनाकर दूसरे राज्य से विदेशी शराब की खेप मंगवा रहे हैं। जिला उत्पाद विभाग व पुलिस के द्वारा शराब माफियाओं पर नकेल कसने को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जिले में चलाए जा रहे अभियान के दौरान उत्पाद विभाग की टीम व जिला पुलिस ने छापेमारी कर हजारों लीटर शराब जब्त भी की है। इसी क्रम में उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना पर शराब कारोबारियों के 2 ठिकानों पर छापेमारी की है। दोनों ठिकानों से 406 कार्टून पंजाब निर्मित विदेशी शराब जब्त की गई है। पहला, बोचाहा थाना इलाके के तुर्की चौक पर एक घर से 259 कार्टून, दूसरा भूतने गांव से एक घर से 147 कार्टून शराब बरामद किया गया है। दोनों घर से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं घर के मालिक पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर अभिनव कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि भूताने गांव और तुर्की चौक पर एक घर में शराब की बड़ी खेप मंगाकर छुपाया गया है। गुप्त सूचना पर उत्पाद की टीम ने छापेमारी की। जिस घर में शराब छुपाया गया था वहां कोई नहीं था। शराब को घर के अंदर छुपाकर रखा गया था। एक घर के मालिक का नाम ताज है, जिस पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। साथ ही शराब तस्करों का पता लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि होली के खपत को लेकर सोमवार की देर रात ट्रक से विदेशी शराब की खेप मंगाया गया था, जिसे घर में छुपाकर रखा गया था, जहां से मंगलवार को शराब तस्करों को डिलीवरी देने की तैयारी थी। इससे पहले ही उत्पाद की टीम ने छापेमारी कर शराब को जब्त कर लिया है। सूचना के आधार पे अधीक्षक मद्य निषेध के पर्यवेक्षण में तुर्की चौक, जो कि बोचा थाना क्षेत्र में आता है, वहाँ पर छापेमारी की गई। तो एक मकान जो कि मोहम्मद ताज का है, उसके मकान में तलाशी करने पर शराब बरामद हुई। इसके अलावा एक और जगह की सूचना थी जो कि बोचा थाना क्षेत्र में पड़ता है। गांव का नाम है भूताने। तो वहाँ पर छापामारी करके एक घर से 142 पेटी कार्टून शराब बरामद हुई है। गिरफ्तारी वगैरह पुलिस मामले में इसमें गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और तहकीकात की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। और फ़िलहाल इतना पता है जिस व्यक्तियों के घर से शराब बरामद हुई है उनके नाम की जानकारी है। बाकी इन्वेस्टिगेशन के बाद सबों का नाम जो इस कांड में लिप्त हैं पता चल जाएगा। शराब कब आया था और कहाँ से आया था, कोई डिटेल वगैरह? हाँ, शराब जो है ये पंजाब का बना हुआ है और पंजाब से ट्रक के माध्यम से ये बिहार में मंगाया गया था। और लगता है कि पिछली रात को ही, मतलब छापामारी से एक रात पहले शराब को मंगा करके इन ठिकानों में रखा गया था। वहीं शराब माफिया तरह तरह के हथकंडे अपनाकर कभी धान के भूसा में शराब को छुपाकर मंगा रहे हैं, तो कभी तेल के टैंकर में छुपाकर। ऐसा ही एक ताज़ा मामला सरैया थाना इलाके के मानिकपुर चौक में सामने आया है, जहां शराब तस्करों ने एक खाली तेल टैंकर में शराब की बड़ी खेप मंगाया था। पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर तेल टैंकर के अंदर से 170 कार्टून करीब 1800 लीटर शराब बरामद की है। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना पर मानिकपुर चौक पर खाली तेल टैंकर से पुलिस ने तकरीबन 170 कार्टून में 1800 लीटर शराब जब्त की है। मौके से चालक मुख्तार खान, उप चालक विष्णु चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। चालक राजस्थान और उप चालक नेपाल का रहने वाला है। सरैया थाना अध्यक्ष अजय कुमार पासवान ने गुप्त सूचना मिली थी कि एक तेल टैंकर के अंदर भारी मात्रा में शराब लाया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर निशानदेही कर टैंकर को पकड़ा गया है।
थाने में टैंकर को लाकर काफी मशक्कत के बाद उसे खोला गया, जिसके भीतर गुप्त जगह में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब रखी हुई थी। थानाध्यक्ष ने बताया कि झारखंड से शराब की खेप लोड कर मुजफ्फरपुर जिले में खाली करने का तस्करों का प्लान था, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। वहीं गिरफ्तार चालक व उपचालक से पूछताछ कर तस्कर की शिनाख्त कर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। मामले में सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। मानिकपुर चौक पे एक टैंकर को सूचना के आधार पर, शराब की सूचना के आधार पर पकड़ा गया। बड़ी मशक्क़त के बाद आज उस टैंकर को खोलने में पुलिस को सफलता मिली। उस टैंकर से लगभग 200 कार्टन विदेशी शराब की बरामदगी हुई है, जिसकी गिनती अभी चल रही है, और टैंकर से फिर 2 व्यक्ति भी गिरफ्तार हुए। बड़ी चालाक है सर, तो टैंकर में तहखाना बनाया था। जी, तहखाना बनाए हुए था, और उसी को खोलने में पुलिस को काफ़ी मशक्कत भी करना पड़ा। नगर निगम द्वारा शहर के 3 ओवर ब्रिज पर लगाए गए स्पाइरल लाइट का विधिवत उद्घाटन मेयर, नगर विधायक और नगर आयुक्त ने संयुक्त रूप से किया। शहर के 3 फ्लाईओवर ब्रिज पर नगर निगम द्वारा स्पाइरल लाइट का उद्घाटन मंगलवार की शाम में किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, उद्घाटनकर्ता महापौर सुरेश कुमार, नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्री और विद्युत कार्यपालक अभियंता निरंजन कुमार झा उपस्थित सहित अन्य वार्ड पार्षद के साथ शहर के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए। 5,55,000 रुपए की लागत से लगे स्पाइरल लाइट शहर के मोती झील, आम गोला और मारीपुर ओवर ब्रिज पर पोल की रंगाई के साथ पोलों पर स्पाइरल लाइटें लगाई गई हैं। वहीं आकर्षक स्पाइरल लाइट लगाने से सभी पुल रंग बिरंगी रोशनी से जगमग दिख रहा है, जो शहर वासियों को बहुत भा रहा है। मौके पर उपस्थित नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि स्मार्ट सिटी का नाम पहले अखबारों में छपता था, पर आज काम धरातल पर दिखाई दे रहा है। शहर में 4 वर्षीय पुल है, चारों पर नगर निगम द्वारा पायलट लगाया गया है। ये देखने में सुंदर लगेगा। इसी के मद्देनजर हम लोग सब पार्षद लोग आए हैं, और आज ये लोगों में ये है कि भाई ये स्मार्ट सिटी नहीं है, ये छोटा मोटा ये जो है सो अभी शुरुआत ही हुई है। हालांकि बहुत सारा काम हुआ है, होने वाला है, इसी का एक कड़ी है, और ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो हम लोगों ने नगर निगम फंड से नगर निगम द्वारा को किया है। कहाँ की लाइटें लगी? ये तीनों और लिस्ट है, मारीपुर, मोती झील, आम गोला, और बची हुई जो भी अब जगह है वहाँ लगाया जाएगा इसको। इसके बाद हम लोग लक्ष्मी चौक से लेके और बड़ी स्थान। स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्देश दिए जाने के बाद मंगलवार से जिले में सभी लोगों के लिए 102 नंबर एम्बुलेंस निशुल्क दी जाएगी। 102 नंबर डायल करते ही जरूरतमंद लोगों को सरकारी एम्बुलेंस पहुंच जाता था, लेकिन इसके एवज में उन्हें कुछ राशि भी देनी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरकार द्वारा ये निर्देश जारी किया गया है कि सभी लोगों को ये सुविधा मुफ्त मिले। इसको लेकर बाकायदा सभी सिविल सर्जन को लेटर भी भेज दिया गया है। जिले के प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने बताया कि राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा पत्र जारी कर निर्देश दिया गया है कि राज्य के सभी मरीजों को 102 एम्बुलेंस सेवा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए, ताकि मरीजों को सहूलियत मिल सके। प्रभारी सिविल सर्जन ने बताया कि पहले मरीजों द्वारा 102 टोल फ्री पर फोन नहीं उठाने की शिकायत आती थी, लेकिन अब मरीज ऐप के जरिए लॉगिन कर 24 घंटा सेवा मरीज ले सकते हैं। कुछ 8 सर्विसों के लिए फ्री था, लेकिन अब सबके लिए निःशुल्क कर दिया गया। आम कोई भी मरीज के लिए उसको कोई शुल्क नहीं देना होगा एम्बुलेंस की सेवा लेने के लिए। ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन है कि कोई भी मरीज अगर कहीं जाना चाहता है किसी संस्थान से एक संस्थान से दूसरे संस्थान तक, तो उसको उपलब्ध कराया जाएगा। पहले क्या था और अब क्या है सर? पहले जो था कि पहले ये सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए लाने और प्रसव के बाद घर तक पहुंचाने के लिए होता था। 1 साल से कम उम्र के बच्चे अगर बीमार हैं तो उनको अस्पताल लाने के लिए और ठीक होने के बाद घर ले जाने के लिए, या हायर सेंटर पर अगर रेफर किया गया है तो उसके लिए फ्री सुविधा थी। वार्ड की बैठक में हुए हंगामे और टैक्स वसूली आउटसोर्स खारिज किए जाने पर मेयर सुरेश कुमार ने कहा कि यह प्रस्ताव शहर वासियों के हित के लिए है, इसे दोबारा लेकर आएंगे। कल हुए बोर्ड की बैठक में काउंसलिंग प्रस्ताव पर हुए हंगामे और प्रस्ताव खारिज होने के बाद मेयर सुरेश कुमार ने कहा कि आउटसोर्स का प्रस्ताव नगर आयुक्त के द्वारा लाया गया था।
2017 में ही सरकार द्वारा काउंसलिंग का निर्देश दिया गया था। उन्होंने ये भी बताया कि नगर निगम में टैक्स वसूली के लिए काफी कम कर्मचारी हैं। सालाना इससे निगम के राजस्व को काफी नुकसान होता है, इसलिए काउंसलिंग की जरूरत है। ये आउटसोर्स का मैटर कोई आज का नहीं है, ये 2017 में ही हम लोग पास किए थे, क्योंकि सरकार गाइडलाइन आई थी कि भाई आउटसोर्स किया जाए। उसी के मद्देनजर पटना से ही आदेश आया कि आप लोग आउटसोर्स कीजिए। पूरे टोटल यूएलबी को, टोटल नगर निगम को आया था। उसका सरकार के किसी नीति कारण जो है सो ये फेल हो गया, नहीं हो पाया। तो हम लोगों ने आउटसोर्स करने के लिए नगर आयुक्त ने प्रस्ताव दिया था स्टैंडिंग में, तो स्टैंडिंग हम लोगों ने पास कर दिया था, उसको बोर्ड में रखा था और उस पर चर्चा होनी थी और पार्षद लोग चले गए थे, उस पर चर्चा नहीं होगी। इसलिए हम लोग उसको अगली बैठक में, इसके लिए विशेष बैठक बुलाएंगे और उस पर चर्चा होगी। रही बात चर्चा के दौरान ही आप उठकर चले गए थे और उप मेयर ने इसे ध्वनि मत से खारिज कर दिया। अब आप इसे कह रहे हैं कि दोबारा से चर्चा में लाएंगे? नहीं, देखिए, अध्यक्ष हम होते हैं, कोई भी नगर निगम बोर्ड की अध्यक्षता मैं करता हूं, अध्यक्ष मैं हूं। मैंने वहां कह के निकला है कि ये चूंकि महत्वपूर्ण बैठक है, इसलिए मैं ही इस पर बैठक बुलाने के लिए अथॉराइज हूं और मैं ही करूंगा। नियम संगत यही होती है। और किसी ने कहा ये तानाशाही नहीं चलेगी, ऐसी बात नहीं होगी। और मैंने जाते वहां कह के उठा है कि भाई ये चूंकि महत्वपूर्ण बैठक है, बहुत पार्षद चले गए थे, इसलिए जो है से हमने कहा कि इस पर विशेष बुलाएंगे, सभी पार्षद रहेंगे और वहां पर वोटिंग होगी। क्योंकि महत्वपूर्ण बैठक है, शहर में एक भ्रांति फैली हुई है कि तरह तरह की बातें हो रही है, कुछ बातें हो रही है। उसी के लिए मतलब कहना है कि देखिए, ये आउटसोर्स करने का सेंस ये है, किसी भी नगरवासी शहरवासी वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आपको पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि मात्र नगर निगम के कोष में एमएमसी मात्र 78 लाख रुपए हैं। सभी पार्षद लोग हल्ला कर रहे हैं कि कलवर्ट बने, पुलिया बने, पुल बने। कहां से बनेगा? पैसा तो ही बनेगा ना। साल भर कोरोना में चला गया। स्थिति ये है कि आज अभी हम लोग का नगर निगम में 4 से 5 करोड़ रुपया वसूली होती है। और आपको लगभग बता दूं आपको कि 4 से 5 वसूली हो रही है। और इस वित्तीय वर्ष में, पिछले वित्तीय वर्ष में 8 करोड़, इस वित्तीय वर्ष में जो है 8 करोड़ वसूली हुई थी। अब बताइए, 8 करोड़ में और स्टाफ के आपको वेतन में चला जाता है, आपको लगभग 32 करोड़ रुपया लगता है। 8 करोड़ वसूली हुआ, 32 करोड़ रुपया सालाना जाएगा। कहां से खर्च, कहां से आएगा पैसा? उसके बाद से ये आउटसोर्स का तो अभी बोर्ड में स्टैंडिंग का पास किया है, बोर्ड में उसको पास करेंगे। वो क्या है समझ लीजिए पहले बात। ये किसी, जैसे कि आप कोई घर एक महिला बनाई हुई है, उसका टैक्स दे रहा है, वो 2 महिला 3 महिला बना लिया, ठीक है। अब वो 3 महिला बना लिया, 3 मंजिल का टैक्स यहाँ के कर्मचारी जो है उसकी मिली भगत कार उनके जेब में जाता। अब आप सोचिए कि 8 करोड़ जो आउटसोर्स जो देने वाला है, 32 करोड़ 35 को देने वाला है, ये डिफरेंस कहाँ जा रहा है? ये आप समझने की बात है। ये कोई हम किसी शहरवासी पर हम कोई बोझ नहीं ला दे रहे हैं। उसके बाद जो है सो इसमें क्या है कि जो जिस समय रमेश रंजन यहाँ पर नगरत हुआ करते थे, हिमांशु शर्मा हुआ करते थे, उस समय भी स्वकर की वसूली स्वकर कार्य किया जा रहा था। अब वो 5 करोड़ के अंदर ही सीमित रह गया। अब अभी यहाँ का तहसीलदार लोग कहाँ से इसको बढ़ा देंगे? स्वकर का भी योजना हम लोग चलाए हैं, देख रहे हैं। स्वकर का डेली हमेशा टाइम बढ़ रहा है। स्वकर भी खराब चीज नहीं है। स्वकर के लिए मैंने ही उसकी हरी झंडी दिखाई थी, लेकिन उससे संभव नहीं होने वाला है। आप पटना में देखिए, पटना में ये लगभग 2017 से ही लोग जो है सो प्राइवेट को दिए हुए हैं। आज स्टैंडिंग में आपने देखा होगा कि 1-1 करोड़ रुपया पर पार्षद को खर्च करने का अलाउ किया। तो कहाँ से किया भाई? पैसा उसका आया तब न किया है, यहाँ पैसा आ नहीं रहा है। किसान खेती मजदूर संघ ने नए कृषि कानून के विरोध और किसान आंदोलन के समर्थन में मार्च निकालकर समाहरणालय से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। खुदीराम बोस स्मारक स्थल से खेती मजदूर संघ के सदस्यों ने नए कृषि कानून के विरोध में तथा किसान आंदोलन के समर्थन में सरकार के खिलाफ मार्च निकाला। मार्च शहर के प्रमुख जगहों से होते हुए समाहरणालय पहुंची, जहां मजदूर संघ के सदस्यों जमकर प्रदर्शन किया। मजदूर संघ का आरोप है कि सरकार जानबूझकर नए कृषि कानून को वापस नहीं लेना चाहती है। मजदूर संघ के सदस्यों ने कहा कि सरकार को हर हाल में यह काला कानून वापस लेना होगा। किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर में ये प्रदर्शन हो रहा है। एक तो सबसे पहले स्थानीय मांग है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के बाद जो साथी लौट रहे थे
दिघरा में गुंडों ने उन पर हमला किया। उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। दूसरा, जो तीनों कृषि काले कानून हैं उनको वापस किया जाए। एमएसपी पर खरीद हो, इसको कानूनी जामा पहनाया जाए। जो भी प्रस्तावित बिजली कानून था उसको ये लागू करने जा रहे हैं, जिसको लागू होने से प्राइवेट कंपनियों को पूरा अधिकार हो जाएगा। जितना मनमाना रेट चाहे वो वसूले, उसको वापस करें, उसको पार्लियामेंट में पेश नहीं करें, उसको रद्द करें। और जो हमारा जो किसान है, किसानों से औने पौने भाव में खरीद करके जो इन्होंने इजाज़त दे दी है कॉरपोरेट्स को, पूंजीपतियों को, जितना भी चाहे मनमाना वो जमाखोरी करें, उस कानून को रद्द करें। ठेका खेती का कृषि कानून रद्द करें और एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त करने, मंडी को समाप्त करने का जो कानून इन्होंने लाया है उसको रद्द करें। इसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। आपको मालूम है दिल्ली में किसान 5 लाख से ज़्यादा किसान वहाँ बैठे हुए हैं। सारे देश में किसान पंचायत हो रहा है, आंदोलन हो रहा है। बिहार में भी जगह जगह किसान पंचायत हो रहा है। जैसा साथी अशोक जी ने बताया, 11 तारीख को पूर्णिया में किसान पंचायत होने जा रहा है। ऐसा कोशिश हो रही है कि हर जिला में, हर कमिश्नरी में व्यापक किसान पंचायत किया जाए और सारे देश के किसानों की गोलबंदी होगी, क्योंकि ये हमारे जीवन के खिलाफ है। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स, सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। अब आ गया है आपके अपने शहर में
उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। क्राइम मीटिंग के दौरान एसएसपी जयंतकांत ने सभी थानेदारों को टैब देकर डिजिटल मामलों को ऑनलाइन सॉल्व करने का निर्देश दिया। मंगलवार को वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में क्राइम मीटिंग एसएसपी जयंतकांत ने की। इस दौरान सिटी एसपी, अभियान एसपी एवं जिले के सभी डीएसपी व सभी थानेदार उपस्थित रहे। एसएसपी जयंतकांत ने लंबित केसों, कुर्की व शराब माफियाओं पर नकेल कसने सहित कई बिंदुओं पर अधिकारियों व सभी थानेदारों को कई कड़े निर्देश दिए। क्राइम मीटिंग के दौरान एसएसपी ने अपराध नियंत्रण को लेकर सभी थानेदारों को गश्ती और तेजी करने का निर्देश दिया। एसएसपी जयंतकांत ने सभी थानेदारों को टैब दिया है, जिससे पासपोर्ट से संबंधित कार्य को जल्द ही ऑनलाइन तरीके से किया जा सके। क्राइम मीटिंग के बाद एसएसपी जयंतकांत ने जिले में अपराध पर नियंत्रण और अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर कई कड़े निर्देश दिए हैं। वहीं आगामी सरस्वती पूजा व होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर भी कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जोर दिया गया है। कुछ थानेदार पर कार्य में लापरवाही के दौरान स्थिरता को लेकर विभागीय कार्रवाई भी की गई है। इसके साथ ही सभी थानेदारों को एक टैब भी दिया गया है। के क्राइम के ऊपर और एक्यूज्ड के अरेस्टिंग के ऊपर जो है उसको देखा गया और इसके अलावा जो आने वाले फेस्टिवल है, सरस्वती पूजा है और इलेक्शन जो होने वाला है पंचायत इलेक्शन, उसकी तैयारी के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इसके अलावा अरेस्टिंग पे जोर दिया गया है और कुछ जो थाने हैं जहाँ पर अरेस्टिंग नहीं हुआ है उन लोगों के ऊपर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग भी की गई है आईओ के इसके ऊपर। इस पासपोर्ट के लिए जो पासपोर्ट को ऑनलाइन किया गया है उसको ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए एक टैब दिया गया है हर थाने में, जिसमें जो है जिस किसी का भी पासपोर्ट होगा उसके वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन उसमें एक फॉर्म है जिसको सबमिट करना है, तो उसी लिए से पासपोर्ट की प्रक्रिया तेज होगी। आचार्य चंद्रकिशोर पराशर ने कौन बनेगा करोड़पति के दौरान हिंदू धर्म से संबंधित सवाल पूछे जाने के विरोध में अमिताभ बच्चन के खिलाफ रिवीजन पिटीशन दायर किया। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 के एपिसोड 25 में एंकर अमिताभ बच्चन द्वारा हिंदू धर्म से संबंधित पूछे गए सवाल को लेकर मुजफ्फरपुर कोर्ट में पूर्वांचल राज्य हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आचार्य चंद्रकिशोर पराशर ने मंगलवार को रिवीजन पिटीशन दायर किया है, जिसे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने स्वीकार करते हुए 26 फरवरी को सुनवाई रखी है। आपको बता दूं कि आचार्य चंद्रकिशोर पराशर ने अधिवक्ता कमलेश कुमार और साकेत कुमार के माध्यम से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए 14 दिसंबर 2020 को अमिताभ बच्चन, सोनी एंटरटेनमेंट सहित 7 लोगों पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद दायर किया था, जिसे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने बिना जांच के खारिज कर दिया था। इसी मामले में मंगलवार को आचार्य चंद्रकिशोर पराशर ने रिवीजन पिटीशन दायर किया था, जिसकी सुनवाई 26 फरवरी को होगी। अधिवक्ता कमलेश कुमार ने बताया कि अमिताभ बच्चन द्वारा केबीसी में पूछे गए सवाल से चंद्रकिशोर पराशर की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। वहीं आचार्य चंद्रकिशोर पराशर ने बताया कि अमिताभ बच्चन ने केबीसी में एक सवाल पूछा था कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने किस धार्मिक ग्रंथ को जलाया था। उसमें 4 ऑप्शंस थे, सभी हिंदू ग्रंथों से संबंधित था, जिससे मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचा है। अमिताभ बच्चन एंकर हैं, उन्होंने एक एपिसोड में एक क्वेश्चन किया था कि 25 दिसंबर 1917 को भीमराव अंबेडकर ने किस धार्मिक ग्रंथ को जलाया, और उसके जो 4 ऑप्शन होते हैं, विकल्प होते हैं, वो चारों के चारों हिंदू धर्म ग्रंथों को दिया है। ये पूर्वाग्रह पूर्वक दिया। इसी को मुद्दा बनाकर हमने अमिताभ बच्चन
और सोनी इंटरटेनमेंट चैनल के 6 प्रबंधकों एवं जो प्रतिभागी थे बिजनौर, उनके खिलाफ में हमने सीजीएम कोर्ट में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में एक परिवाद पत्र दायर किया था, जिसको उन्होंने खारिज कर दिया बगैर मेरा बयान लिए हुए, बगैर मेरे गवाहों का सुने हुए। मैं अपने माननीय अधिवक्ता के माध्यम से इसको चैलेंज किया हूं मुख्य जिला जज साहब के यहाँ, और उन्होंने इसको संज्ञान लिया है। मामले में न्यायालय निम्न न्यायालय का अभिलेख आने के पश्चात मामले को दर्ज करके और फिर विपक्षी गण को नोटिस जारी करेगी। जितने भी विपक्षी गण हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन एवं अन्य मुद्दालय लोग हैं, उन तमाम लोगों को, तमाम हस्तियों को नोटिस जाएगी और फिर वो बाद के ग्रहण के बिंदु पर दोनों पक्ष को सुना जाएगा। तत्पश्चात न्यायालय यदि उचित समझेगी तो फिर इस मामले को पुनः सीजीएम के यहाँ इस निर्देश के साथ भेजेगी कि आप सीआरपीसी की धारा 398 और 99 के तहत फिर से जांच की प्रक्रिया प्रारंभ करें। कोरोना काल के दौरान संगीतकार कनिका कपूर के ऊपर मुजफ्फरपुर न्यायालय में दर्ज मुकदमे पर न्यायालय द्वारा जांच का आदेश दिया गया। संगीतकार कनिका कपूर के ऊपर दर्ज मुकदमे में मंगलवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने न्यायालय में न्यायाधीश से सुनवाई के दौरान न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल पिछले वर्ष कोरोना काल के समय कनिका कपूर विदेश से लौटने पर कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद स्वास्थ्य जांच को नहीं कराई थी। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस के बावजूद भी 300 से ज्यादा लोगों के साथ पार्टी में गई थी, जिसको लेकर अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने इसको लेकर परिवाद दायर किया, जिस मंगलवार सुनवाई हुई है। वहीं अधिवक्ता सब परिवादी सुधीर कुमार ओझा ने कहा कि 10 मार्च को गायिका कनिका कपूर ने विदेश से मुंबई के बाद लखनऊ में एयरपोर्ट पर उतरकर कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं किया गया और सीधे पार्टी में शिकस्त की और इसके कारण कोरोना फैलाव हुआ। कनिका कपूर ने जानबूझकर जांच नहीं कराया और बाद में जांच के बाद ये पॉजिटिव पाई गई, जिसके कारण बहुत सारे लोग संक्रमित हुए। इसी को लेकर हमने कोर्ट में एक आपराधिक मामला दर्ज कराया था, जिसकी आज सुनवाई हुई। साथ ही मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को मुकर्रर की जाएगी। मार्च को कनिका कपूर जो कि सिंगर है, उसके द्वारा विदेश से मुंबई आकर के मुंबई के बाद लखनऊ में एयरपोर्ट पर उतरा गया और कोविड-19 का कोई पालन नहीं किया गया नियम कानून का, और सीधे पार्टी में शिरकत करती है। जो 13-14 पंडों को 3 पार्टी में भाग लिया, जहां 300 से ऊपर लोग सम्मिलित थे, और उसके कारण इनके साजिश और षड्यंत्र के कारण कोरोना का फैलाव हुआ और जानबूझकर के इन्होंने जांच अपना नहीं कराया। बाद में जांच के बाद ये पॉजिटिव पाई गई, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को कोरोना का मामला बीमारी फैला है। इसी के आरोप को लेकर के आईपीसी की धारा 188, 269, 270, 120 बी के तहत हमने माननीय अपर मुख्य न्यायिक अधिकारी पश्चिमी प्रथम की अदालत में एक आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी आज सुनवाई हुई। इसके पूर्व यह केस ट्रांसफर होकर के द्वितीय माननीय श्री विकास मिश्रा जी के पास चला गया था। उन्हें गंभीरता से लेते हुए इसके 192 सीआरपीसी के तहत न्यायिक जांच का आदेश दिया है। मुसहरी प्रखंड के मनिका मन के समीप शमशान बचाओ संघर्ष मोर्चा के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के खिलाफ अनशन किया। मुसहरी प्रखंड के मनिका मन स्थित शमशान घाट में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण को लेकर मंगलवार को शमशान बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले ग्रामीणों ने अनशन पर बैठकर जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दूं कि एक ओर प्रशासन जहां निर्माण को लेकर प्रयासरत है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण खुलकर इसकी खिलाफत कर रहे हैं। 1 वर्ष पूर्व विरोध के बाद तत्कालीन डीएम अतुल कुमार घोष द्वारा निर्माण पर रोक लगाने के बाद मामला शांत हो गया था। इधर बुडको अधिकारियों द्वारा उक्त स्थल पर ही निर्माण का प्रयास शुरू करने का विरोध शुरू हो गया है, जिसमें शमशान भूमि पर प्लांट निर्माण से लोगों की आस्था को ठेस पहुंचने की बात कहकर इसका विरोध किया गया। वहीं स्थानीय स्तर पर प्रदूषण बढ़ेगा, जो ग्रामीणों के लिए अभिशाप साबित होगा। प्लांट निर्माण का विरोध करने का निर्णय लिया गया है, जिसे लेकर शमशान बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले मुसहरी के लोगों ने अनशन पर बैठकर इसका प्रदर्शन किया। अनशन पर बैठे लोगों का कहना है कि शमशान की भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं होने देंगे। इसलिए है कि यह सभी वर्गों का और सभी समाज के यह सभी समाजों का एक दाह संस्कार का स्थल है और हमारे पूर्वजों का हड्डी इस पर जैसे गाड़ा हुआ है, जलाया गया है।
और यह बताइए जे एक शहर के गंदा नाला का पानी लेके क्या वहाँ हम अपने पूर्वजों को हड्डी को जलाभिषेक करने के लिए हम लोग चाहते हैं जे यह भी का जो योजना है सरकार का वह भी विकास की योजना चले, लेकिन बगल में बिहार सरकार की जमीन है उसमें बने, उसमें हम लोगों की कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं है, केवल श्मशान बचाने के लिए। और जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। वहीं एसडीओ पूर्वी डॉक्टर कुंदन कुमार ने कहा कि सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक स्तर पर पूर्ण रूप से स्पष्ट है, एसटीपी प्लांट मुसहरी में जो जगह चयनित हुआ है वहाँ बनेगा। और रही बात श्मशान के लिए, तो वहाँ 2.5 एकड़ ज़मीन पर मॉडर्न श्मशान घाट बनाने का ऑलरेडी निर्णय ले लिया गया है। साथ ही वहीं पर एक विसर स्थान है, उसको भी डेवलप किया जाएगा। ये सभी बातें वहाँ के जनता के सामने हम लोगों ने अपने माइक के माध्यम से मैंने स्वयं ही रखा है। वहाँ की जनता पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, परंतु कुछ लोग अनावश्यक रूप से तरह तरह की बात और अफवाह फैला करके उन लोगों को उद्वेलित कर रहे हैं, जिसके कारण वहाँ की जनता उन लोगों के बहकावे में आ सकती है और इस बात का हम लोगों को आशंका भी है। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।